लर्निंग टू ऑनलाइन बाय BR गोदारा में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 12 चैप्टर नंबर पहला जिसका पार्ट दूसरा करने जा रहे हैं और ये जो पार्ट है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इन आपके 2 नंबर के लिए। तो शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक का जो नाम है वो विचारधारा से शुरू होता है। विचारधारा से इसे ज्योग्राफी की लैंग्वेज के अंदर भौगोलिक विचारधाराएं स्पेशल बुक लगती है इसका, तो थॉट ऑफ ज्योग्राफी के नाम से इसे जानते हैं। तो शुरू करते हैं आज की विचारधाराएं। पहली जो विचारधारा है उसकी हम बात करते हैं तो निश्चयवाद। निश्चयवाद तीनों एक साथ में करेंगे। दूसरी जो है संभववाद, संभववाद, और तीसरी जो है उसको बोलते हैं नव निश्चयवाद। निश्चयवाद 3 विचारधाराएं हैं और तीनों को सिर्फ आपको समझना है इसके अंदर, और कुछ भी नहीं है। निश्चयवाद पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। निश्चयवाद को और क्या कहते हैं? इसे नियतिवाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे नियतिवाद भी कहते हैं। इसके अलावा और इसकी बात करें तो इसे प्रकृतिवाद भी कहते हैं। ठीक है, 3 विचारधाराएं। अब हम शुरू करते हैं भी निश्चयवाद के अंदर क्या है। पहले थोड़ा सा मैं सिंपल वे के अंदर समझाता हूं। निश्चयवाद का मतलब क्या है? निश्चयवाद ये कहते हैं भी कोई भी कार्य है जो हम कर रहे हैं वो सारे के सारे जो है वो किसके ऊपर आधारित है? प्रकृति के ऊपर आधारित है। यानी कि प्रकृति हमें जो आदेश देगी उसी के अनुसार हमें वो कार्य करना है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं भी जो कुछ भी हम कर रहे हैं, जो कुछ है भी कार्य, जो कुछ भी कार्य हम प्रकृति के आदेश से कर रहे हैं, यानी कि प्रकृति हमें कहेगी उसी के अनुसार हमें वो कार्य करना पड़ेगा। यानी कि हमें प्रकृति यहां पर है आदेश देती है, मैसेज देती है, ये कार्य हमें इस प्रकार से करना है, उसी प्रकार से। तो इन्होंने जैसे ठंडे इलाके का एग्जाम्पल लिया भी, ठंडे इलाके के अंदर ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है, वहां पर रहना प्रकृति के नियम के अनुसार पड़ेगा। मरुस्थल वहां पर प्रकृति के नियम के अनुसार रहना पड़ेगा। यानी कि कोई भी कार्य हम कर रहे हैं वो सारे के सारे कार्य किसके ऊपर आधारित होंगे? प्रकृति के ऊपर आधारित है। छोटा सा नाटक आता है जिसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। उसके अंदर जो चाणक्य है जो मैसेज भेजता है चंद्रगुप्त का, वो जिसके ऊपर आधारित है वो सारा का सारा किसके ऊपर है? नियतिवाद के ऊपर आधारित है। इसके अलावा निश्चयवाद किस देश के अंदर विकसित हुआ? तो ये जर्मन विचारधारा, तो इसलिए इसे हम जर्मन विचारधारा भी कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। निश्चयवाद इसको नियतिवाद कहते हैं, इसे प्रकृतिवाद भी कहते हैं। इसके अंदर क्या है? जो कुछ भी करेंगे वो किसके अनुसार करेंगे? प्रकृति के अनुसार करेंगे। किसके अनुसार? ये बड़ा ही नाम जो है ये महत्वपूर्ण है। प्रकृति के अनुसार हम कार्य करेंगे। और ये जो विचारधारा ये कहां पर है उपज हुआ इसका? तो ये जर्मनी के अंदर, इसलिए इसे जर्मन विचारधारा भी कहते हैं। पहली विचारधारा। उसके बाद में दूसरी विचारधारा जिसका नाम है संभववाद। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिटरमिनिज्म कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉसिबिलिज्म कहते हैं। पहली बात, इसके अंदर 2-3 तथ्य हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। देखो, संभववाद का विकास कहां पर हुआ? फ्रांस के अंदर। सबसे ज्यादा कहां पर विकास हुआ? फ्रांस के अंदर। करने वाला व्यक्ति कौन था? यानी कि विकास करने वाला व्यक्ति कौन था? तो वो था ब्लास। पूरा नाम क्या है? विडाल्डी ब्लास। इसके अलावा ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है संभववाद। 1 नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए भी आ सकता है इसमें से, और ये नव निश्चयवाद दोनों सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है।
तो संभववाद का विकास कहां पर हुआ? फ्रांस के अंदर। इसके अलावा इसका विकास किया किसने सबसे ज्यादा? तो ब्लास ने। संभववाद जो शब्द था वो किसने यूज किया? फेब्रे ने। फेब्रे ने इसका क्या किया था? यूज किया था। अब देखो एक बार फिर से, ओनली संभववाद जो शब्द है ये किसने बताया? फेब्रे ने। संभववाद विचारधारा का विकास किसने किया? ब्लास ने। कहां पर है? फ्रांस के अंदर। आपसे पूछे संभववाद जो विचारधारा है वो किसके अपोजिट आई? तो जर्मन विचारधारा। यानी कि जर्मन विचारधारा के अंदर हम बात कर रहे हैं डिटरमिनिज्म की, निश्चयवाद की। तो निश्चयवादियों ने क्या कहा? भी जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ किसके ऊपर आधारित है? प्रकृति के ऊपर आधारित है। हम कह देते हैं ना भी जो कुछ भी हो रहा है सारा का सारा भगवान कर रहा है, यानी कि परमात्मा हमारा भला करेगा, इसके अलावा कोई कुछ भी नहीं कर सकता। वो विचारधारा किसके अनुसार है? निश्चयवादियों के अनुसार है। संभववाद वाले क्या कहते हैं? इसके अपोजिट थे। इन्होंने कहा भी प्रकृति कुछ नहीं करती, जो कुछ भी करेगा वो कौन करेगा? मानव करेगा। मानव का मतलब यानी कि मानव, प्रकृति सिर्फ आदेश दे सकती है, मनुष्य की इच्छा वो करे या ना करे वो उसकी मर्जी है, लेकिन कोई भी कार्य वो कुछ भी कर सकता है। कहने का मतलब क्या है? यहाँ पर प्रकृति सब कुछ करती है, लेकिन यहाँ पर कौन करेगा? मानव करेगा। और ये जो मानव है ये कुछ भी कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल लिया, मरुस्थल है जहां पर 50 डिग्री टेम्परेचर है, मानव निवास नहीं कर सकता, लेकिन मानव ने वहां पर क्या कर ली? एसी लगा ली, वो रह सकता है। इसके अलावा ठंडे प्रदेशों के अंदर बात करें, प्रकृति ने वहां पर बहुत ज्यादा ठंड कर दी, लेकिन आदमी ने क्या किया? मानव ने क्या किया? उन्हीं वस्त्रों को धारण कर लिया जिससे उनका शरीर गर्म रहता है और वो ठंडे इलाके में भी रह सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? भी जो कुछ भी करेगा वो कौन करेगा? मानव करेगा। और यहाँ पर प्रकृति को क्या बताया है? शून्य बताया है, यानी कि तुच्छ बताया गया है। और यहां पर जो प्रकृति को क्या बताया गया है? सर्वे सर्वा बताया है। दुनिया के अंदर ये जो दो विचारधाराएं थी इनके बीच के अंदर टकराव हुआ, और उसके बाद में जिस विचारधारा का विकास हुआ उसे हम क्या कहते हैं? नवनिश्चयवाद कहते हैं। और ये जो नवनिश्चयवाद है इस विचारधारा के अंदर कुछ खास बातें हैं। देखो, इस नवनिश्चयवाद का जो विकास हुआ अमेरिका में हुआ, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इसका विकास करने वाला कौन था? ग्रिफ टेलर। मैं शॉर्ट नाम लिख रहा हूं, पूरा नाम क्या है इसका? ग्रिफ टेलर। इसके अलावा सदी से आपसे पूछे किस सदी के अंदर, तो ये 20वीं सदी के अंदर। इसके अलावा इस विचारधारा के अंदर क्या बताया गया? ये विचारधारा क्या करती है? इसने क्या किया? जैसे हिंदुस्तान का संविधान है, कहते हैं भी लचीला भी है और लंबा भी है और आसान भी है इसके अंदर संशोधन करना, उसी प्रकार की ये विचारधारा थी। इसका मतलब क्या था? देखो, ये प्रकृति को मानने वाले ये कहते हैं भी प्रकृति कुछ नहीं कर सकती। इसने क्या कर दिया? दोनों को मिक्स कर दिया। इसने कहा भी प्रकृति भी अपनी जगह क्या है? ठीक है, प्रकृति भी क्या है? प्रकृति प्लस में मानव। ये कहता है भी कुछ मामले में प्रकृति भी ठीक है अपनी जगह और कुछ जगह मानव भी ठीक है। यानी कि प्रकृति और मानव दोनों अगर मिलकर साथ में सहयोग करें तो फिर क्या है? मानव का विकास बहुत ज्यादा होगा। तो इस विचारधारा के अंदर किसका निश्चय पाया जाए? यानी कि इस विचारधारा के अंदर किसका मिश्रित रूप पाया जाता है? संभववाद और नियतिवाद दोनों विचारधाराएं साझी रूप से ली गई। ये कहता है भी प्रकृति भी ठीक है और मानव भी क्या है? ठीक है। दोनों आपसी में अगर सहयोग करें तो मानव का जो उन्नति होगी वो ज्यादा होगी। इसके अलावा और हम बात करें नवनिश्चयवाद के अंदर, इन्होंने एक कंसेप्ट दिया था नवनिश्चयवाद ने। कौन सा कंसेप्ट दिया? एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसको कहते हैं रुको और जाओ। इसने एक थ्योरी दी रुको और जाओ का। कंसेप्ट किसने दिया? तो आपसे पूछे तो नवनिश्चयवाद वालों ने दिया। किसने दिया? तो ग्रिफ टेलर ने दिया। ठीक है, उसके बाद में रुको और जाओ का क्या मतलब है? ये कहता है हम मान लेते हैं हम किसी स्थान के ऊपर जा रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल,
मैं यहां पर ये सड़क बना देता हूं, ये सड़क है और यहां पर क्या है, ये चौराहा है, और यहां पर जो ये व्यक्ति खड़ा है इस प्रकार से, ये क्या है, पुलिसकर्मी है, और आगे हमें इस स्थान के ऊपर जाना है, इस स्थान के ऊपर क्या जाना है, और इस स्थान से हमें जाना है किस स्थान के ऊपर, बी स्थान के ऊपर, बीच में क्या है, चौराहा है। हम जैसे ही गाड़ी लेके आते हैं तो यहां पर सिग्नल हो जाता है, रेड सिग्नल हो गया, हमें गाड़ी रोकनी पड़ गई, तो ये क्या कहता है, उसके बाद में ग्रीन सिग्नल हो गया और गाड़ी हमने क्या कर ली, वापस अपने स्थान के लिए रवाना हो गई। तो इसका मतलब क्या है कहने का, ये कहता है भी कोई भी व्यक्ति है वो कहीं पर भी किसी भी प्रकार से जा रहा है और ये जो पुलिसकर्मी है उसको रोक देते हैं, लेकिन इसकी दिशा को क्या नहीं कर सकते, वो परिवर्तन नहीं कर सकते। हमें बी स्थान के ऊपर जाना है तो ये नहीं कि हमें यहाँ पर रोक दिया और हम किसी अन्य स्थान के ऊपर नहीं जाएंगे, नहीं, हम जाएंगे कहां पर, बी स्थान के ऊपर ही जाएंगे, लेकिन हमें कुछ समय के लिए रोक दिया है। जैसे ग्रीन बत्ती हुई, जैसे ग्रीन सिग्नल हुआ और यहां से हमने चल दिया, ये कंसेप्ट क्या था, हम पहले रुक गए, उसके बाद में रेड लाइट थी तब हम रुक गए, उसके बाद में ग्रीन लाइट हुई तो इसके बाद में हम वापस चल दिए। तो ये क्या कहता है, रुक जाओ और फिर चले जाओ, यानी कि अपने स्थान के ऊपर। सिंपल अगर वे में बात करें तो ये कहना चाहता है भी कोई भी व्यक्ति है अगर उसका विकास है तो प्रकृति उसे कुछ समय के लिए बाधित कर सकती है, लेकिन विकास करने से उसे नहीं रोक सकती। यह कंसेप्ट किसका था, नवनिश्चयवाद का। आज जो कंसेप्ट चल रहा है वो पूरे के पूरे विश्व के अंदर नवनिश्चयवाद का कंसेप्ट चल रहा है इस प्रकार से, और यह फायदेमंद भी है भी, हमें प्रकृति का भी साथ देना चाहिए, और प्रकृति किसका साथ देगी, मानव का साथ देगी, और इसे हम कहते हैं नवनिश्चयवाद। उसके बाद में ये आपकी विचारधाराएं, इसमें से आपके प्रश्न जरूर आएगा। अगर विचारधाराओं में प्रश्न दिया तो वो आपसे पूछेगा नवनिश्चयवाद किसने दिया, तो मैंने आपको बता दिया टेलर। संभववाद किसने दिया, ब्लास ने। शब्द किसने यूज किया, फेब्रे ने। और कहां पर थी, फ्रांस के अंदर। नवनिश्चयवाद के अंदर सिर्फ आपसे ये पूछेगा भी नवनिश्चयवाद जो विचारधारा है वो किस देश की मानी जाती है, तो ये जर्मन देश की मानी जाती है। तो मैं कहता हूं यहां से प्रश्न जरूर आएगा आपके। इसके अलावा आगे ये मेरा मत है, यहां से प्रश्न आने का हो सकता है ना भी आए, लेकिन मैं कहता हूं अगर विचारधाराओं में प्रश्न आया तो इससे बाहर नहीं होगा। इसके बाद में ये जो विचारधाराएं थी, एक आपको और थोड़ा सा ध्यान में रखना है। एक आया था 1930 का काल। किसका, 1930 का काल। इसे हम क्या कहते हैं, भूगोल में विभाजन का काल कहते हैं। किसका, विभाजन का काल। देखो 1930 के अंदर जो काल आया उसे हम क्या कहते हैं, विभाजन का काल कहते हैं, जिसके अंदर किसका विभाजन हुआ भूगोल के अंदर। पहला आर्थिक भूगोल, दूसरा सांस्कृतिक भूगोल। सांस्कृतिक भूगोल। तो आपसे एक नंबर का छोटा सा प्रश्न भी, भूगोल में विभाजन किस सन के अंदर हुआ, तो आपको याद रखना 1930 के अंदर। किसका हुआ, आर्थिक और सांस्कृतिक भूगोल का। उसके बाद में हम कुछ और जो अन्य जो विचारधाराएं हैं, कौन सी विचारधारा, आप 1970 के बाद में जो विचारधाराएं आई, 1970 के बाद में जो विचारधाराएं, अलग अलग जो विचारधाराएं आई अलग अलग भूगोलवेताओं के द्वारा, उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो एक एक करके हम पढ़ रहे हैं। तो पहली जो है विचारधारा 1970 के बाद में, आपसे पूछे 1970 के अंदर जो विचारधाराएं थी उनका वर्णन कीजिए। तो पहली जो है तो वो कल्याण परक या मानवतावादी विचारधारा। ठीक है, पहली कौन सी है, कल्याणपरक मानवतावादी, कल्याणपरक या मानवतावादी विचारधारा। इसके अंदर मैं अगर सिंपल वेव के अंदर बात करूं तो इसके अंदर जिसकी बात की गई थी, इस विचारधारा में, मैं थोड़ी सी पूरी आपको लाइन लिख देता हूं। इस विचारधारा में
इस विचारधारा में लोगों के इस विचारधारा में लोगों के सामाजिक या इस प्रकार से लोगों के विभिन्न सामाजिक पक्षों पर बात की गई। ये जो विचारधारा थी इसके अंदर जिसका बात की गई, इस विचारधारा के अंदर लोगों के विभिन्न सामाजिक ये जो कल्याण कर रहे हैं, यानी कि सामाजिक कल्याण के जो विभिन्न पक्ष है उनके ऊपर बात की गई। यानी कि अगर आपसे पूछे कल्याणपरक या मानवतावादी क्या है, तो आप क्या बताएंगे? इस विचारधारा के अंदर जो लोगों के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों की बात की गई। कौन कौन से विभिन्न पक्ष? जिस प्रकार से अपने एग्जाम्पल की अगर बात करें, फॉर एग्जाम्पल, तो हम कह सकते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, इस प्रकार से ये जो है ये क्या है? सामाजिक कल्याण से संबंधित है। तो आपसे सीधा सा भी कल्याणपरक या मानवतावादी इस विचारधारा के अंदर सामाजिक कल्याण की बात की गई, जैसे शिक्षा व स्वास्थ्य। ठीक है, उसके बाद में हम दूसरे की बात करते हैं। देखो कौन सी विचारधारा? अमूलवादी या रेडिकल विचारधारा। देखो इसके अंदर जो बात की गई है आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जो हमने कल्याणवादी विचारधारा उसके अंदर सामाजिक कल्याण की बात की गई थी। ठीक है, इस विचारधारा के अंदर किसकी बात की गई है? सामाजिक असमानता की बात की गई है। सामाजिक असमानता, इस विचारधारा के अंदर किसकी बात की गई है? सामाजिक असमानता की बात की गई है। और इस विचारधारा के अंदर जो प्रमुख जो व्यक्ति जो था, यानी कि भूगोलवेत्ता जो था, वो कार्ल मार्क्स था। कार्ल मार्क्स, इसने इस विचारधारा के ऊपर बल दिया था। और ये क्या कहता है? ये जो सामाजिक असमानता जो है ये किसके कारण है? ये पूंजीवाद का कारण है। ये जो सामाजिक असमानता है, यानी कि सामाजिक असमानता के अंदर कौन कौन सी विषय है? जैसे बेरोजगारी होगी, बेरोजगारी, इसके अलावा हम कह सकते हैं निर्धनता, निर्धनता। ठीक है, ये किसके कारण है? ये जो सामाजिक असमानता है इसका जो प्रबल विकास जो, यानी कि इस विचारधारा के ऊपर जिसने महत्वपूर्ण अपना बयान जो दिया या विचार दिया, वो किसने दिया? कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने क्या बताया? ये जो सामाजिक असमानता है इसका कारण क्या है? पूंजीवाद का विकास, पूंजीवादियों के कारण, पूंजीवादियों के कारण। ये जो सामाजिक असमानता ये किसका कारण है? पूंजीवादियों के कारण है। तो ये जो विचारधारा आपको याद रखनी है, अमूलवादी या रेडिकल विचारधारा, किसके कारण? इसे क्या कहते हैं? सामाजिक असमानता के कारण इस विचारधारा का विकास हुआ। और ये करने वाला व्यक्ति कौन था? कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने क्या बताया? सामाजिक असमानता के अंदर पूंजीवादियों का कारण बताया। और इसके अंदर निर्धनता को प्रमुख रूप से बात करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है व्यवहारवादी। तीसरी व्यवहारवादी विचारधारा। ठीक है, तो ये जो व्यवहारवादी विचारधारा है इसके अंदर आपको दो बातें ध्यान में रखनी है। पहली बात, ये जो व्यवहारवादी है तो आपको पता ही है भी व्यवहारवादी का मतलब क्या है? व्यवहार करेंगे और ये व्यवहार के ऊपर ये निश्चित है। और व्यवहार जो हम करेंगे तो व्यवहार ये तो है नहीं भी मैं सीधा व्यवहार करूंगा, नहीं, मैं
देख के व्यवहार करूंगा। जैसे मैं यहां पर कोई व्यवहार कर रहा हूं, मैं यहां पर ये वीडियो बना रहा हूं, दूसरा मेरे को देख रहा है, वो भी ये सोचेगा भी ये वीडियो मेरे को भी बनाना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, वो मेरे को देखकर, तो इसका यहां पर जो तात्पर्य है वो ये है, ये जो विचारधारा ये किसके ऊपर है, प्रत्यक्ष अनुभव के ऊपर आधारित है। और इस विचारधारा के अंदर जिसके ऊपर बल दिया गया वो इनके ऊपर दिया गया, जाति प्रजाति और धर्म के ऊपर क्या दिया गया, बल दिया गया। उसे हम क्या कहते हैं, व्यवहारवादी विचारधारा कहते हैं। उसके बाद में एक छोटी सी विचारधारा, उसको सिर्फ आपको ध्यान में रखना है। ये 1970 वाले के अंदर 3 ये प्रमुख विचारधारा कौन सी है, कल्याणपरक, अमूलवादी और व्यवहारवादी। इसके बाद में जिसका नाम है आचरण परक विचारधारा। ये क्या है, इसका मतलब क्या है भी, मानो कोई भी क्रिया करता है और वो मानो कोई भी क्रिया करता है, ठीक, कोई भी क्रिया करता है, और ये जो क्रिया होती है ये किसके ऊपर होती है, आर्थिक लाभ के ऊपर है। ये क्रिया क्या होती है, आधारित होती है। जब कोई भी मानव किसी भी प्रकार की क्रिया करता है और वो आर्थिक लाभ को ध्यान में रखकर वो कार्य करता है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ आर्थिक लाभ ही नहीं होता। जब हम कोई भी कार्य करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, निर्णय लेने की आवश्यकता भी पड़ती है। और ये जो निर्णय लेने की आवश्यकता होती है, और ये निर्णय कौन करता है, ये हमारा दिमाग करता है। यानी कि इसे बोलते हैं मानसिक मानचित्र। भी दिमाग के अंदर क्या बन जाता है, एक चित्र बन जाता है भी हमें इस प्रकार से ये निर्णय लेना है और जिससे हमारा क्या होगा, अधिक से अधिक लाभ होगा। तो ये जो आचरण परक विचारधारा है, सिर्फ आपको ये रखना है, प्रश्न कैसे आएगा भी, मानसिक मानचित्र जिसके ऊपर आधारित है वो कौन सी विचारधारा है, तो आपको क्या बताना है, आचरण परक विचारधारा है। अब यहां पर दोबारा फिर से बात कर लेते हैं एक बारी भी, ये जो लेसन है, इस लेसन के अंदर से 2 नंबर है कहां से आने वाले हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। देखो मैं आपको बता रहा हूं, आपको इतनी बातें याद करनी है। रेट जेल सैंपल, ठीक है। रेड जेल की जो परिभाषा थी भी, इसने किसके बारे में बताया, यह संश्लेषित अध्ययन करता है, यह परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन करता है। डिकेन व पिट्स, इसने क्या बताया, इसने मानव के कार्यों का वर्णन किया था, ठीक है। इसने परिवर्तन बताया, इसने संश्लेषित बताया। इसके अलावा ये जो था ये नियतिवाद का समर्थक था। इसके अलावा रेड जेल आधुनिक मानव भूगोल का पिता भी है और ये वैसे राजनीति भूगोल का भी पिता माना जाता है। इसकी पुस्तक का नाम एंथ्रोपोजोग्राफी, ये आपको याद रखनी है। रेड जेल और सैंपल के बारे में, नियतिवाद, परिभाषा, आधुनिक, इसके अलावा संश्लेषित अध्ययन किया, ये इसकी परिभाषा हो गई, और पुस्तक का नाम एंथ्रोपोजोग्राफी। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा हमें 2 नंबर के लिए जो बात कर रहे हैं, इसके बाद में जो विचारधाराएं जो हमने पढ़ी थी, कौन सी, निश्चयवाद वाली, इसके अलावा संभववाद और इसके अलावा नव निश्चयवाद।
देखो आने को तो प्रश्न कहीं से भी आ सकता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं 99% जो है वो इसी में से, अगर 2 नंबर का अगर प्रश्न आया या 1 नंबर का आया तो वो कहां से आएगा, यहीं से आएगा। तो ये जो चीज है 3 ये हो गई, 2 ये हो गई, आपको ये तो याद रखनी है। इसके अलावा फिर भी मान लेते हैं भी चांस, तो कौन सा, मानव भूगोल किसे कहते हैं, और प्रकृति और विषय क्षेत्र, बस इसके अलावा कोई प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। और इसी के साथ में अपना जो ये पहला जो चैप्टर है ये पूरा हुआ। और मैं कोशिश करूंगा आपके एग्जाम से पहले ये सारे के सारे आपको लेसन है जिसके अंदर महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो आपको इसी तरह से करवा दिए जाएंगे। इस वीडियो को आप लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए जय हिंद, जय